हेलो 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 वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज मुझे बताइएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो गुड मॉर्निंग अनुजा, रविशंकर, जैस्मीन, वर्षा, रितिका, राधिका, आंशिका, रुचिता, राधिका, आंशिका। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। देशु, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज है हमारा 12th नंबर का लेक्चर। ठीक है, और सबसे पहले सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ, बिहू की बहुत बहुत बधाइयाँ, लोहरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक और फेस्टिवल होता है ना आज, कौन सा? भूल गया मैं तीन तो फेस्टिवल मेरे को याद है, बिहू, मकर संक्रांति, लोहरी, और एक और होता है। मराठी में मकर संक्रांति के वक्त हम बोलते हैं तिलगुड़ घ्या गोड गोड बोला। तिलगुड़ घ्या गुड़ गुड़ बोला मीन्स आप मीठा खाओ और हमारे साथ भी मीठी बात कीजिए। सो तिल और गुल के लड्डू बनते हैं। पोंगल है, राइट राइट, पोंगल। सो पोंगल की भी सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। नया साल आपका बहुत जबरदस्त जाए। आपके मॉम डैड के लिए भी बधाइयाँ, उनका नया साल बहुत खुशनुमा जाए। उनका बच्चा जितनी भी एग्जाम दे नए साल में, वो सभी के रिजल्ट पॉजिटिव आए और आपके मॉम डैड बड़े पैमाने पे सब लोगों को पार्टी दे। यही मेरी इस साल के लिए दुआ है। ठीक है, सो चल स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना बच्चों। आज जाइए, शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर्स के साथ में, उसके बाद में बढ़ेंगे आज हम आगे। कल हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी नियरली कंप्लीट कर लिए थे। लिमिटेड लाइबिलिटी का आई गेस सबने कल होमवर्क किया होगा। ये सब चीजें आई गेस लिखी होगी। अगर नहीं लिखी होगी तो लिमिटेड लाइबिलिटी आपको याद नहीं रहेगा बेटा। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट फटाफट। विल स्टार्ट विद दिस। रेडी, लेट्स गो। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। चलो बहुत बढ़िया। आज का तुमको क्या छुट्टी चाहिए थी क्या? आज लाइव स्ट्रीम पे बच्चे ही नहीं है, नियरली 20-30 ही बच्चे हैं। क्या सब त्योहार मना रहे हैं क्या? हाँ, बताइए जरा मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन पूछूंगा, सेक्शन भर से आपने नाम बोलना है कि कौन से चैप्टर का नाम है ये। ठीक है, हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन एवरीबॉडी। ठीक है, मुझे बताओ सेक्शन नंबर 88 से लेके सेक्शन नंबर 122 कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर है? कमेंट्स के अंदर बताइए फटाफट। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 123 से लेके सेक्शन नंबर 127 दैट इज डिविडेंड। सेक्शन नंबर 23 से लेके सेक्शन नंबर 42 दैट इज रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 73 से लेके सेक्शन नंबर 76 दैट इज डिपॉजिट्स। सेक्शन नंबर 77 से लेके सेक्शन नंबर 87 दैट इज चार्जेस ऑन असेट। सेक्शन नंबर 139 से लेके सेक्शन नंबर 148 दैट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22 दैट इज रिगार्डिंग फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। एंड सेक्शन नंबर 128 से लेके सेक्शन नंबर 138 दैट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? इस तरीके से आपको सभी सेक्शन नियरली याद होने चाहिए। हमने जो याद किए थे वो था 2 सबसेक्शन 20 कंपनी, 267 प्रीवियस कंपनी लॉ, सेक्शन नंबर 9 चार्जेस ऑफ असेट, 447 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एंड 447 फॉर फ्रॉड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीजें कल हुई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के लिए एक बार सभी एक्शंस करके देखो। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। कल हमने ये चीज कंप्लीट की थी।
सो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट? आज मैं ऐसे बहुत ही ज्यादा मेस्टअप दिख रहा हूँ ना, मतलब मैं खुद को देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा मेस्टअप दिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा होगा मैं नींद से उठ के आया हूँ। चलो कोई नहीं, नींद से नहीं उठ के आया, आज थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, मैं बहुत सवेरे उठ गया था आज मॉर्निंग में, फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग ऑल दैट मेडिटेशन साधना वगैरह बहुत दिन से चल रहा था। तो चलो, सो ये हो गया होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात, हमारी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में आज हम सबसे पहली चीज करने वाले हैं, दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी का जो हमारा केस लॉ है, सेपरेट प्रॉपर्टी का जो सेपरेट प्रॉपर्टी वाला जो कैरेक्टर है, कल उसके ऊपर 2 केसेस मुझे लेने थे, वो रह गए थे। आज वो 2 केसेस मैं आपको समझा दूं, ठीक है? वो 2 केसेस आज हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में ही आज हम आगे बढ़ेंगे और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से कंटेंट को देखना है। ठीक है, लेट्स गो। सो सेपरेट प्रॉपर्टी पर का केस लॉ, अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपको बोला था कि कंपनी का प्रॉपर्टी मेंबर्स का, शेयर होल्डर्स का अलग और कंपनी का प्रॉपर्टी अलग। कंपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं देगा। मैंने बोला था स्टीव जॉब्स के नाम पे एप्पल का हेडक्वार्टर है, ये हम बोल नहीं सकते। ठीक है, सो कंपनी का प्रॉपर्टी अलग रहता है, कंपनी का प्रॉपर्टी कंपनी के ही नाम पे रहता है, वो कंपनी के बैलेंस शीट में दिखता है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, लेट्स गो। सो सेपरेट प्रॉपर्टी हम शुरू करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल चौबल। चलो 34 35 लोग हैं, मतलब आज सबकी नियरली छुट्टी की ही इच्छा थी, ऐसा मेरे को दिख रहा है। ठीक है, सो कोई नहीं, आज हम क्लास ले रहे हैं और क्लास हम लेते रहेंगे। 1 सेकेंड होल्ड। सो आज हम क्लास ले रहे हैं और क्लास हम लेते रहेंगे, तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। रेडी, लेट्स गो। आज हम सेपरेट प्रॉपर्टी के ऊपर केस लॉ देखने वाले हैं और सेपरेट प्रॉपर्टी पर के पहले केस लॉ का नाम है ग्रामोफोन टाइपराइटर, ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली। ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली। तो नाम पर से ही समझ में आता है कि कंपनी ये ग्रामोफोन बनाती थी, ये टाइपराइटर बनाती थी और स्टैनली ये उसी कंपनी का मेंबर था, 99% शेयर होल्डर था। तो कंपनी का मेन बिजनेस था ग्रामोफोन बनाना। ये भोपू पुराने जमाने में लोग बड़े यूज करते थे, आज के डेट में बहुत सारे शौकीन लोग इसको वैसे भी यूज करते हैं। आप में से कोई आपके दादा दादी होंगे और उनको शौक होगा तो आपके घर पे आपको एक ग्रामोफोन मिलेगा। बोलो हाँ है ना, यस और नो। और इसके बाद में दूसरी चीज जो ये बनाते थे वो थे टाइपराइटर्स। आज तो टाइपराइटर का जमाना नहीं है, आज तो पीसी है भैया। आज तो तुम तुम्हारे सेलफोन में भी टाइप कर सकते हो। आज तो मतलब कीबोर्ड भी ऐसे आने लग गए हैं कि घड़ी करके जेब में लेके घूमो तो भी कोई दिक्कत नहीं। रबर के कीबोर्ड आए, आजकल तो ऐसे कीबोर्ड आए हैं कि जो इंफ्रारेड कीबोर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर वो पूरा दिखाते हैं ना कुछ, कि भाई टेबल के ऊपर वो लाइट मारेगा, उसको टाइप करो तो हो जाएगा। तो आजकल का ये जमाना नहीं है, पुराना केस लॉ था, तो इसलिए ग्रामोफोन और टाइपराइटर की बात चल रही है। ये ग्रामोफोन और टाइपराइटर ये कंपनी की प्रॉपर्टी है। जब कंपनी ग्रामोफोन और टाइपराइटर बेचती है तो कंपनी की प्रॉपर्टी है। जैसे एप्पल वाले सेलफोन, सफरचंद वाले सेलफोन्स, ये कंपनी का प्रॉपर्टी है, एप्पल कंपनी का प्रॉपर्टी है। स्टैनली ने क्या किया, स्टैनली इस कंपनी का बिग शेयर होल्डर था। अभी हालांकि स्टैनली नहीं है, अपन ऐसे ही ले रहे हैं ये स्टैनली है करके। स्टैनली इस कंपनी का बिग शेयर होल्डर था। तो स्टैनली ने, ये एक अच्छा एक्टर है जिम कैरी करके, बहुत जबरदस्त एक्टर है, मेरे को बहुत पसंद है, इसके मूवीज वगैरह कभी आपने देखना मस्त होते हैं। सो स्टैनली ने क्या किया, कंपनी का बिग शेयर होल्डर होने के बाद स्टैनली ने इन ग्रामोफोन्स और टाइपराइटर्स को मिसयूज करना शुरू कर दिया, खुद के पर्सनल पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। आप कंपनी की प्रॉपर्टी को पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो स्टैनली ने पूरे के पूरे टाइपराइटर लिए, दे दनादन घर के कामों के लिए टाइपिंग शुरू कर दिया, कुछ इस कदर। क्लियर है सब? ग्रामोफोन लिया, दिन भर ग्रामोफोन बजाता था, भोपू बजाता था, एकदम जिंदगी के अंदर फुल एंजॉय मार रहा था वो कंपनी के प्रॉपर्टी के साथ में। ऊपर से खुद ने तो टाइपराइटर यूज किए ही किए, खुद के बीवी को भी टाइपराइटर दे दिए, तो वो भी दनो 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 टाइपिंग करने लगी। हालांकि टाइपराइटर नहीं है, साइड में पीसी है, बट अपन ऐसे मतलब कुछ तो भी लाइफ में करने के लिए हिसाब से बीवी को भी टाइपराइटर दे दिए। पूरी फैमिली टाइपराइटर को ठोका करती थी दिन भर। अब जब ऐसा सिचुएशन हुआ कि पूरी फैमिली टाइपराइटर को ठोक रही है दिन भर, टाइपराइटर खराब हो रहे हैं, स्टैनली उसके लिए कुछ कंपेंसेशन भी पे नहीं कर रहा, तो लोगों ने, क्रेडिटर्स ने, मेंबर्स ने कंटेंशन उठाया।
लोगों ने, क्रिएटर्स ने, मेंबर्स ने कंटेंशन उठाया कि भाई तुम कंपनी के मेंबर हो पर तुम इन टाइपराइटर, तुम ग्रामोफोन को यूज नहीं कर सकते, ये तुम कर नहीं सकते, तुम्हारे हक की बात नहीं है, ये गलत है। स्टैनली बोला मैं ही कंपनी का 99% शेयर होल्डर हूं तो मैं क्यों यूज नहीं कर सकता। बोले अरे कंपनी की प्रॉपर्टी अलग और तुम्हारी प्रॉपर्टी अलग। स्टैनली बोले ऐसे कैसे अलग, मैं ही शेयर होल्डर हूं। तो बोले जाओ देखो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी अलग होती है, कंपनी का वजूद अलग होता है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होगी, तुम्हारा वजूद अलग तो तुम्हारी प्रॉपर्टी अलग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। और इस केस में whether the shareholders of the company can use the property of the company for his personal use, ये सवाल खड़ा होता है। क्या कंपनी के शेयर होल्डर उसकी प्रॉपर्टी पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? अगर आपका जवाब इस केस में हां है, अगर आपका जवाब इस केस में हां है, तो मैंने इंफोसिस के शेयर कल खरीदे हैं, मेरे पास इंफोसिस के ना 20 शेयर पड़े हैं, क्या मैं इंफोसिस में जाके इंफोसिस के पीसीज लेके आ सकता हूं घर पे? कल मैंने टाटा के शेयर खरीदे, क्या मैं टाटा में जाके टाटा की लैंड रोवर और जैगवार वाली कार घर लेके आ सकता हूं? मेरे को तो चाहिए, हाँ तुमको भी चाहिए। कितना सिंपल होगा, अगर मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं तो टाटा का एक शेयर परचेस करो, ठीक है, टाटा मोटर्स का एक शेयर परचेस करो, उसी का तो सब्सिडी है लैंड रोवर जैगवार। तो मैंने टाटा का एक शेयर परचेस किया, दूसरे दिन कंपनी में गया, बोला है मैं मेंबर है, और फिर मैंने टाटा का लैंड रोवर जैगवार परचेस करके घर पे ला लिया। कितना मस्त लगेगा ना, कितना सही लगेगा, जिंदगी कितनी अच्छी जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो भैया कंपनी के मेंबर क्या कंपनी की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं? आंसर है नहीं, ये नहीं हो सकता। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, देयरफॉर शेयर होल्डर डज नॉट हैव एनी राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी ड्यूरिंग एंटायर लाइफ ऑफ कंपनी। कंपनी की पूरी जिंदगी में कम या फिर मेंबर की पूरी जिंदगी में उसको कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हक नहीं होता जब तक लिक्विडेशन ना हो। ये चीज को तुमने याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर ना। ये होने के बाद में, ये तो पहला केस हुआ हो गया, ये है ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली। पहले तो मैं चाहूंगा आप रजिस्टर में केस लॉ का नाम लिखो, उसके बाद में जो डिसीजन दिया है उसको लिख लो। तो गो फॉर इट, फेस्ट। ये देखो करण, नालायक करण, लिम्बोर्गिनी के शेयर्स नहीं मिलते बेटा, और मिले तो भी कार नहीं मिलेगी। हेडफोन फाड़ के आवाज आ रही है बहुत बढ़िया। आज तो मकर संक्रांति है, आज तो मैं चिल्लाऊंगा, जोर जोर से चिल्लाऊंगा, पतंग भी उड़ाऊंगा। थैंक यू सो मच प्रेम भाई, नाम है प्रेम, प्रेम चौधरी, थैंक यू सो मच। अरे आवाज कम ज्यादा करते रहो, वो कैसे ऐसे एकदम ऐसे जोश जोश में ना ऐसे रुका नहीं जाता। जब पढ़ाने बैठ जाता हूं तो मैं अलग ही आदमी हो जाता हूं। ऋतुजा आप नॉर्मल एडमिशन ले लीजिए vsmartacademy.com के ऊपर, पेन ड्राइव का या गूगल ड्राइव का, आपको लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक हम भेज देंगे, ठीक है, अगले 2-4 दिन में। क्या आपको कैसे इंस्टॉल करना है इसका भी एक वीडियो में आपको दे दूंगा। अगर एडमिशन नहीं लिए तो ले लो, आखिरी 3 लेक्चर्स बचे हुए हैं जो यूट्यूब पे स्ट्रीम होंगे। अच्छा नाम लिख लिया सबने? नाम लिख लिया तो ये डिसीजन भी लिख लो फटाफट उस नाम के नीचे। आदर्श बेटा किस बात की पार्टी बेटा? ऐसा क्या बोलता हूं मैं, सभी तो अच्छी चीजें बोलता हूं लेक्चर के अंदर, फोकट मेरा नाम खराब कर रहे हो। हैप्पी मकर संक्रांति बेटा सबको, हैप्पी पोंगल, हैप्पी बिहू, हैप्पी लोरी, हैप्पी मकर संक्रांति। इतना ऐसा क्या बोलता हूं यार, तुमको हेडफोन लगाने पड़ते हैं घर पे? मैं क्या कैरी मिनाटी हूं क्या, गालियां देता हूं लेक्चर बताते वक्त? हाँ थोड़ा तुम, मैं इधर उधर जोक मारता हूं पर वो तुम सोचते हो इसलिए, मैं तो इतना शरीफ आदमी हूं, मैं तो कुछ बोलता भी नहीं हूं। थैंक यू सो मच पीबीटी बेटा, हैप्पी मकर संक्रांति ताहा, हैप्पी मकर संक्रांति सिया, हैप्पी मकर संक्रांति रोहित। चलो डिसीजन लिख लिया सबने, हो गया होगा तो कमेंट में बताइए मुझे फटाफट फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। हैप्पी तिलगुल,
समीर शेख, हैप्पी तिलगुड़ नहीं होता बेटा, तिलगुड़ या गुड़ गुड़ बोला होता है समीर शेख, हैप्पी संक्रांति होती है। सब नालायक भरे पड़े आज त्योहार के दिन, सब नालायकगिरी कर रहे हो कमेंट सेक्शन में आके, नालायक लोग। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। मैं कभी कुछ गलत नहीं बोलता। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू थिंक, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई टॉक। और मैं कोई गलत चीज क्लास के अंदर नहीं बोला हूं कभी। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। ये हो गया आपका पहला केस, रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट केस होने का एक शानदार जबरदस्त जिंदाबाद केस मैं आपके सामने रख रहा हूं, और वो है मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हेडफोन की आवाज कम ज्यादा करनी पड़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, तुम जागते रहोगे जिंदगी के अंदर, ठीक है। हाँ मतलब कान में दर्द होने के बाद और ऑब्वियसली तुम आवाज कम ज्यादा कर रहे हो। मैं कुछ कह, वो पढ़ाने का जोश है, क्या करूं जिंदगी में, कोई चीज ऐसे घुस के करनी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सो पूरा ऐसे न्यौछावर होके, तुम तन मन धन से, रेडी, लेट्स गो। सो मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बहुत ही प्यारा केस ला, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। एक कंपनी था इंडियन टिम्बर मार्ट करके, इंडियाना टिम्बर मार्ट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जैक्टली ये नाम था, ये जरूरी नहीं है पर मैं ले रहा हूं। एक टिम्बर कंपनी था। टिम्बर कंपनी मतलब लकड़ा बेचने वाला कंपनी था। तो लकड़ा बेचने वाला कंपनी होगा तो लकड़हारा भी होगा। तो उस कंपनी का लकड़हारा जो था वो था मकोरा, जो कंपनी का 99% शेयर होल्डर था, जो लकड़ियां काटता था, इसी तरीके से काटता था। क्लियर है। लोग दुनिया में किस किस तरीके से क्या क्या काटते हैं, ठीक है। ये तो इस तरीके से लकड़ियां काट रहा था, ठीक है। जिंदगी में तो कितना लोग सी काट देते हैं, बी काट देते हैं, ए काट देते हैं, क्या कटते रहता है जिंदगी में। कोई भी आता है, तुम प्यार में पड़ते हो, काट के चला जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इंडियन टिम्बर कंपनी का 99% शेयर होल्डर कौन था बोले एक बार, से मकोरा। क्लियर है। अब मकोरा जब 99% शेयर होल्डर था तो डिसीजन मेकिंग भी मकोरा ही करता था। तो इंडियन टिम्बर कंपनी का एक स्टॉक मकोरा ने एक ओपन ग्राउंड के ऊपर रखा था। ओपन ग्राउंड पे स्टॉक रखा था मकोरा ने। अब ये स्टॉक बहुत बड़ा था, तो मकोरा ने सोचा कि यार इस स्टॉक का इंश्योरेंस लिया जाए। और मकोरा ने क्या किया, ये स्टॉक, मकोरा ने स्टॉक का इंश्योरेंस निकाला, पर इंश्योरेंस उसने निकाला खुद के नाम पे। देखो स्टॉक था कंपनी के नाम पे, स्टॉक था कंपनी के नाम पे, इंश्योरेंस निकाला खुद के नाम पे। अरे भाई स्टॉक कंपनी के नाम पे है तो इंश्योरेंस भी कंपनी के नाम पे निकलना चाहिए। नहीं बोले, इंश्योरेंस खुद के नाम पे, तो अगर कोई डैमेज हो जावे तो मकोरा को कंपेंसेशन मिले, इस हिसाब से उसने इंश्योरेंस निकाला। अब मकोरा ने जब टिम्बर स्टॉक का इंश्योरेंस खुद के नाम पे निकाला और बाद में टिम्बर में लग गई आग, मतलब सोया हुआ टिम्बर था वो खड़ा होकर जलने लगा। अरे सोया हुआ टिम्बर था, खड़ा होकर जलने लगा, आग लगी है तो भैया हो गई ना, ठीक है। सोया मतलब ये आग लग गई और टिम्बर पूरा जल के खाक हो गया, टिम्बर पूरा जल के खाक हो गया। अब मकोरा नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी में सामने गया मांगने के लिए कि मुझे चाहिए कंपेंसेशन। नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी ने सामने खड़ा कर दिया एक इंस्पेक्टर को। किसको खड़ा कर दिया? इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर ने मकोरा से कुछ सवाल पूछे। इंस्पेक्टर ने पूछा हु इज द ओनर ऑफ द टिम्बर। मकोरा बोलता है कि इट इज द कंपनी। फिर इंस्पेक्टर पूछता है हुज नेम इज इंश्योरेंस, इन हुज नेम द इंश्योरेंस इज, कि इंश्योरेंस किसके नाम से निकाला है। मकोरा बोलता है इट इज इन माय ओन नेम, कंपनी का नाम का टिम्बर है, मेरे नाम से इंश्योरेंस है। तो फिर ऑफिसर बोलता है हाउ कैन यू टेक इंश्योरेंस ऑफ द असेट ऑफ द अदर पर्सन इन योर ओन नेम। यहां पे वो ऑफिसर बोलता है भैया टिम्बर था कंपनी का, इंश्योरेंस लिया तुम्हारे नाम पे, तुम ऐसे दूसरे पर्सन के प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस खुद के नाम पे कैसे ले सकते हो। मकोरा बोलता है इट इज माय ओन कंपनी, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। मकोरा बोलता मेरी कंपनी, मैं जो चाहूंगा करूंगा। यहां पे फिर ऑफिसर बोलता है अच्छा तो ये देश भी तुम्हारा है, एक काम करो कल ताजमहल का इंश्योरेंस भी खुद के नाम पे ले लो, बराबर है ना। तुम्हारी कंपनी है, कंपनी के स्टॉक का इंश्योरेंस तुम तुम्हारे नाम पे ले सकते हो, तो ऐसे केस में ताजमहल है तो ताजमहल का इंश्योरेंस भी तो तुम तुम्हारे नाम पे ले सकते हो क्योंकि ये देश तुम्हारा है। ऐसे तुम किसी का भी इंश्योरेंस ले सकते हो। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की बाइक है, तुमने उसका इंश्योरेंस खुद के नाम पे ले लिया, बाइक जाके ठोक दी, तो क्या बेस्ट फ्रेंड को इंश्योरेंस मिलेगा, कंपेंसेशन तुमको मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है भैया, ऐसे तुम्हारी ओनरशिप में प्रॉपर्टी है, तुमने इंश्योरेंस निकाला, बात अलग है।
मकोरा परेशान हो गया, बोले हाँ बात तो सही कर रहा है। तो यहां पे ऑफिसर बोलता है बेटा किसी भी एसेट का इंश्योरेंस निकालने के लिए ओनरशिप की जरूरत होती है, और टिम्बर का ओनरशिप कंपनी के पास था, सो नो कंपेंसेशन। टिम्बर का ओनरशिप कंपनी के पास था, तुमने इंश्योरेंस तुम्हारे नाम पे निकाला, तुमको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। और यहां मकोरा रोने लग जाता है। पर इसके बाद मकोरा एक और सवाल पूछता है, यहां दिया नहीं है वो सवाल बट मैं बताना चाहूंगा। इस वक्त मकोरा एक और सवाल पूछता है। मकोरा पूछता है कि अगर ये इंश्योरेंस वैलिड नहीं है तो तुमने प्रीमियम लिया ही कैसे, इंश्योरेंस एक्सेप्ट ही कैसे किया। आप बच्चों के भी दिमाग में सवाल आया होगा कि भैया अगर ये इंश्योरेंस वैलिड नहीं, कंपनसेशन देना नहीं है और पता है मकोरा के नाम पे इंश्योरेंस नहीं हो सकता, तो कंपनी ने इंश्योरेंस दिया क्यों। कंपनी ने फिर इंश्योरेंस देके भी गलत कर दिया ना, कंपनी ने ओनरशिप टेस्ट करना चाहिए था, तो कंपनी तो प्रीमियम ले लिया भैया। तो अगर कभी ऐसा होता है कि दूसरे पर्सन के प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किसी दूसरे पर्सन के प्रॉपर्टी में निकलता है, जैसे मकोरा बोलता है फिर तुमने इंश्योरेंस निकाल के ही गलत कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी बोलेगी ठीक है हमने गलती किया, तो कंपनी प्रीमियम रिफंड करेगी। कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम रिफंड करेगी, उसके ऊपर हो सकता है इंटरेस्ट देगी, पर कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी। कंपनी बोलेगी इंश्योरेंस तो इनवैलिड ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो प्रीमियम ले लो, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले लो, पर इंश्योरेंस का कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मतलब कंपनी की जो गलती है इंश्योरेंस निकालने की, उसके लिए कंपनी कंपनसेट कर रही है प्रीमियम से, उससे कंपनसेट कर रही है इंटरेस्ट से, कि भैया इतना प्रीमियम वापस, इस हिसाब से इंटरेस्ट वापस, कुछ डैमेजेस होंगे वो भी वापस, पर इंश्योरेंस कंपनसेशन मकोरा को नहीं दिया जाएगा। ये मकोरा वर्सन नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाला सिचुएशन था। क्लियर है। तो मैं चाहूंगा नीचे एक बार केस का नाम लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केस का नाम लिखिए। मेडिटेशन बीच में मैं पढ़ाऊंगा बेटा, जब जरूरत पड़ेगी, जब सही दिन होगा मेडिटेशन समझाने लायक, उस दिन मैं बताऊंगा आपको। कहा मैंने कुछ बोला, मेरी डबल मीनिंग वाली चीजें ही कहां बोली जिंदगी में। जबरदस्ती मेरा नाम खराब कर रहे हो, मैं कभी ऐसी चीजें बोलता ही नहीं। तुम क्या सोचते हो जिंदगी में उसके ऊपर डिपेंड है। मैं तो सीधी सीधी चीज बोल रहा था, सभी सीधी सीधी चीजें, ऐसा 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 है करके। कैसे लोग हैं, छी 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 छी, हे भगवान, शिव शिव शिव, कैसे। हे भगवान, कैसे लोग हैं, क्या मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं भगवान, हे मां शक्त। चलो केस का नाम लिख लिया, मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न। अबे कमेंट में नहीं लिखना, रजिस्टर में लिखना है। केस का नाम लिख लिया, उसके नीचे डिसीजन लिखिए, फटाफट लिखना लिखना। मेंबर कैनॉट टेक इंश्योरेंस, मेंबर कैनॉट टेक इंश्योरेंस of assets of the company. Member cannot take an insurance of the assets of the company. Member cannot take an insurance of the assets of the company. It has to be in the name of the company itself. It has to be in the name of company itself. It has to be in the name of company itself, as it is a separate property of company. As it is a separate property of company. Full stop. Full stop. Next point. In this case, company wrongly issued the insurance. Company wrongly issued the insurance. Then it will refund the premium with interest. Then it will refund the premium with interest. But it will not give insurance compensation. But it will not give insurance compensation. Full stop. चलो ये दो केसेस हो गए। अब आपको एक काम करना है,
हमने केस लॉ वाला टेबल बनाया है बुक के एंड में, उसके अंदर हमने सिर्फ सोलोमन वर्सेस सोलोमन वाला ही केस लिखा है। अब हमको वहां पे और भी केसेस कोट करने हैं जो हमने बाद में देखे, ठीक है। तो उस टेबल पे चले जाओ सब जन, टेबल निकाला है ना सबने, हाँ है ना, चलो उस टेबल पे जाओ सब जन, और वहां पे लिखो सीरियल नंबर 2, हमारा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का केस भी वहां पे कोट करना है, तो आ जाइए लिखिए वहां पे केस लॉ के नेम के इसमें ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, ली वर्सेस लीयर फार्मिंग। और लीयर फार्मिंग में हमने जो डिसीजन देखा था वो डिसीजन भी आपने वहां पे कोट करके रखना है, वो डिसीजन भी आपने वहां पे कोट करके रखना है। हमने डिसीजन लिखा था ना लीयर फार्मिंग का, वो भी वहां पे लिख लो। या लीयर फार्मिंग जिसने नहीं लिखा है, आई गेस बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा, जिसने नहीं लिखा है वो कंप्लीट कर लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। हाँ बेटा, सीएमए स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो वॉच दिस लेक्चर। पीडी वालों को भी लाइव लेक्चर का ऑप्शन मिलेगा बेटा, डोंट वरी। चलो उसके बाद में तीसरा केस लॉ जो आपने लिखना है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग के बाद में, दैट इज ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली। थर्ड केस ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली। ये केस लिख के मैंने जो आपको डिसीजन लिख के दिया इसका, वो भी आपने लिखना है, दिस वन जो मैंने आपको डिसीजन लिख के दिया था ना, ये वाला डिसीजन भी आपने लिखना है यहां पे। ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली, उसका डिसीजन वहां पे लिखना है, सेम डिसीजन जो मैंने बोर्ड पे दिखाया है अभी, ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा के दिया है। और कंसेप्ट जो है डिसीजन लिखने के बाद में, कंसेप्ट में कंसेप्ट लिखना है सेपरेट प्रॉपर्टी। डिसीजन लिखने के बाद कंसेप्ट में लिखना है सेपरेट प्रॉपर्टी। ली के कंसेप्ट में सेपरेट लीगल एंटिटी, ली के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी, और यहां लिखना है सेपरेट प्रॉपर्टी। ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी में सेपरेट प्रॉपर्टी। स्टोरी बेटा अभी नहीं सुना पाऊंगा, स्टोरी इतने जल्दी, स्टोरी एंड में, ठीक है, अभी नहीं, अभी पहले पढ़ाई। स्टोरी सुन के कोई, मैं ना पढ़ा पाऊंगा, तुम ना पढ़ पाओगे मुझसे। चलो ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली, डिसीजन वगैरह सब लिख लिया सबने। आगे के लेक्चर लाइव स्ट्रीम होंगे बेटा, तो अगर आप लाइव स्ट्रीम में आओगे, मंडे से लाइव स्ट्रीम होंगे, आई होप सो। और अगर आप मंडे से लाइव स्ट्रीम में आते हो तो लाइव स्ट्रीम में ही लेक्चर्स हम लेना कंटिन्यू करेंगे, और उसका गूगल ड्राइव और वही लेक्चर्स गूगल ड्राइव और पीडी में भी मिलेंगे सबको, ठीक है। चलो लिख लिया सबने। फोर्थ केस लॉ, फोर्थ केस लॉ दैट इज मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये वाला लिखना है, मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। थैंक यू सो मच रोज, थैंक यू सो मच। सो मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इसमें मैंने आपको एक डिसीजन लिखवा के दिया था, अब भी लिखवाया मकोरा का, वो सेम डिसीजन वहां पे कॉपी पेस्ट कर लो। मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वो सेम डिसीजन वहां पे कॉपी पेस्ट कर लो, गो फॉर इट फास्ट। सो डिसीजन कॉपी पेस्ट कर लो, और कंसेप्ट में लिखना, कंसेप्ट में लिखना सेपरेट प्रॉपर्टी, और कंसेप्ट में लिखना सेपरेट प्रॉपर्टी।
लाइव स्ट्रीम लॉ के लिए अगर आप पूरा फॉर्म फिलअप करोगे तो रिप्लाई आ जाएगा। अभी तक मैंने लॉ के लाइव स्ट्रीम के ऊपर टेक्निकल डिस्कशन किया नहीं है, जो आज होगा मंडे से लाइव स्ट्रीम हमको करना है, तो उसके लिए आपको डिटेल्स मेल पे आ जाएंगे। नहीं तो आपको बताया जाएगा, मैं इसके लिए एक लेक्चर सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगा कि भाई लाइव स्ट्रीम आप कैसे कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, टेंशन ना लो, मैं हूं, लाइव स्ट्रीम करवा के रहूंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलो ये हो गया बच्चों सबका, एवरी बॉडी सबका हो गया लाइव स्ट्रीम बोल, सबका हो गया लिखना। चल बहुत बढ़िया। तो यहां पे एक और केस लो आपका खत्म होता है, मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब जरा सा मैं आपको कुछ चीज बोलना चाहूंगा, और अब जिस कंसेप्ट के ऊपर मैं जा रहा हूं वो बहुत ही खतरनाक है। सो पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में आ गया काफी अच्छे से। रेडी, लेट्स गो। आज ये बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तो समझ में आएगा। रेडी, लेट्स गो। अभी जो मैं ले रहा हूं वो है कंसेप्ट ऑफ LCV, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, आपने सीए फाउंडेशन में हो सकता है इस कंसेप्ट के बारे में कुछ सुना होगा, हो सकता है आपने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, पर अब मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा समझाता हूं। ठीक है, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, मैं कहना क्या चाहता हूं। अभी मैंने आपको बताया था, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना तो समझ में आएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कंपनी के मामले में, कि भैया कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का है सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी का है सेपरेट आइडेंटिटी, कंपनी है सेपरेट, कंपनी का अपना वजूद है, कंपनी का अपना अस्तित्व है। तो मैं कंपनी को सेपरेट किया जा रहा हूं कंपनी के मेंबर्स से, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, मैं कंपनी को सेपरेट किया जा रहा हूं। क्लियर है सब सबको? हाँ ना, मतलब मैंने कंपनी के सेपरेट आइडेंटिटी कंसेप्ट को इतना बढ़ाया है, इतना बढ़ाया है, मैं उसको पूरा ऊपर लेके गया हूं कि भैया कंपनी सेपरेट, कंपनी अलग, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग, कंपनी के पेपर अलग, कंपनी का वजूद अलग, कंपनी एज ए पर्सन अलग। तो मैंने इस कंसेप्ट को बिल्ट अप किया है कि भैया कंपनी अलग, कंपनी का वजूद अलग, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग, कंपनी सेपरेट, कंपनी के सभी चीजें सेपरेट, ये मैंने इसको बिल्ट अप किया है। अब मैं खुद ही इस कंसेप्ट को तोड़ूंगा, अभी मैं इस कंसेप्ट को तोड़ूंगा। यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल, मैं यहां आपको बताऊंगा कि कंपनी सेपरेट नहीं है, कंपनी का कोई वजूद नहीं है, कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है, कंपनी का खुद का कोई सिचुएशन नहीं है। और ये कब होगा? देखो, कंपनी सेपरेट, समझो मैं क्या कह रहा हूं, कंपनी हम सेपरेट मानेंगे जब लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कोई सही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कंपनी के फायदे का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हम कंपनी को सेपरेट मानते हैं। जब कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी का फायदे का होता है। पर एक सिचुएशन समझते हैं, ठीक है, चलो मैंने एक कंपनी बनाई, ठीक है, चलो मैंने एक कंपनी बनाई, कंपनी का नाम है दर्शन इस्पात लिमिटेड, कंपनी का नाम है दर्शन इस्पात लिमिटेड, 2000 करोड़ का टर्नओवर है, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 200 करोड़ का, 1 करोड़ का मैं आपको डिविडेंड देता हूं, 1 करोड़ का डिविडेंड, आप ही मेरे कंपनी के मेंबर हो, 1 करोड़ का मैं आपको डिविडेंड देता हूं। और फॉर्चून 500 में कंपनी का 185th रैंक है, फॉर्चून 500 दुनिया की टॉप 500 कंपनी में कंपनी का 185 रैंक। सुदर्शन इस्पात लिमिटेड, इसको हम प्यार से बोल सकते हैं दिल। इस्पात का मतलब होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग, इस्पात मीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सो प्यार से हम इसको बोल सकते हैं दिल। तो 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्चून 500 में 185th रैंक, ये मेरी कंपनी है दर्शन इस्पात लिमिटेड, और आप इस कंपनी के मेंबर हो, मतलब आप मेरे दिल के मेंबर हो, आप मेरे दिल के मेंबर हो। दिल मेरा है ना, दिल मतलब दर्शन इस्पात लिमिटेड मेरा है, और आप उसके मेंबर हो, तो आप मेरे दिल के मेंबर हो। बात तो सही है, कुछ गलत थोड़ी ना बोला। सो दर्शन इस्पात लिमिटेड इज अ कंपनी, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्चून 500 में 185th रैंक, कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग थी।
कल मैंने देखा कि आप मेरे दिल के मेंबर थे, आप मेरे दिल के अंदर बहुत डेडिकेटेडली इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, आपको मेरे दिल से होप थी कि भैया दर्शन सर प्रॉफिट दिलाएंगे। मैंने देखा भैया कोविड लग गया, 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में कोविड लग गया और कोविड की वजह से सेल नहीं हो रहा, डिमांड नहीं आ रही। तो इस सिचुएशन में हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा। जब मेरे को ये पता चला कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, ये 1 करोड़ का जो मैं आपको डिविडेंड देता हूं, 1 करोड़ का डिविडेंड जो मैं आपको पर ईयर देता हूं, मैं कोई डिविडेंड मेंटेन करना था, पर कोविड की वजह से तो मैं ड्रग सेल नहीं कर पाया, कोविड की वजह से स्टील सेल नहीं कर पाया। तो ये 1 करोड़ का डिविडेंड देने के लिए मैंने तुम लोगों को डिविडेंड देने के लिए मैंने कंपनी के नाम पे ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। ड्रग्स, अरे हाउ भाई, ड्रग्स एकदम छोटे से छोटे लेवल का, ड्रग्स से लेके बड़े से बड़े लेवल का ड्रग्स, ये सब मैंने बेचना शुरू कर दिया। क्लियर है? सिर्फ तुमको, वैसे मैं ऐसी हरकतें करता नहीं हूं, पर तुमको डिविडेंड मिली इसलिए मैंने बेचना शुरू कर दिया। मेरे को इन चीजों का शौक भी नहीं है, मैं तो छीछी करके निकल जाता हूं ऐसी जगह से, छी 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 छी। पर तुम लोगों को प्रॉफिट मिले, तुम लोगों को डिविडेंड मिले, तुम मेरे दिल के मेंबर थे। अब मेरे दिल के मेंबर हो और तुमको बुरा लगे तो मेरे दिल को बुरा लग जाएगा, मेरे दिल को बुरा लगा तो मेरे को बुरा लग जाएगा। तो तुमको बुरा लगना इज इक्वल टू मेरे को बुरा लगना। इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी। तो तुमको बुरा लगे तो मेरे को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैंने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। चरस, कोकेन, अफीम, गांजा, सब 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 इसके अंदर मैंने सबको ड्रग्स बेचा। रेया चक्रवर्ती को बेचा, उधर पूरी उनकी टीम को बेचा, दीपिका, सब 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 ये जितने भी लोग थे मेरे से ही लेके जा रहे थे। अब बहुत एकदम कॉन्टेक्ट था अपना इन सब लोगों के साथ में, ठीक है। तो इनको एकदम भर भर के अपन ने ड्रग्स बेचा, इसलिए इनके ऊपर नार्कोटिक की रेड पड़ रही थी सब लोगों के ऊपर। तो मैंने भर भर के ड्रग्स बेचा और मैंने इसके अंदर करोड़ों कमाए, करोड़ों करोड़ों कमाया। अभी तुम मेरे क्लास के अंदर कितने लोगों, 69 लोगों जो लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। अभी 60, हे भगवान नंबर भी कैसा आता है, छी। अपन इसको थोड़ा 70 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे अजीब अजीब मत सोचो, तुम बहुत बेकार लोग हो, मेरे को मालूम है। इमीडिएटली कमेंट्स के अंदर आ जाओगे तुम फालतूगिरी करने के लिए। बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करेगा, नालायक, चुप, ठीक है। तो तुम 70 लोग हो, तुम इसको देखने आए कि सर ने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया। तो मैंने भैया ड्रग्स बेच बेच के 70 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट कमाया, और मैंने वो सब तुम लोगों में बांट दिया। मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं था, मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं था, तो मैंने सब 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 प्रॉफिट तुमको दे दिया 70 करोड़ का। और कैसे प्रॉफिट कमाया? तो भैया मैंने ड्रग्स बेच के प्रॉफिट कमाया। चरस, कोकेन, अफीम, गांजा, एलएसडी, एमबी, जितने भी नाम तुमको मालूम होंगे, marijuana, सब 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 हैश वैश सब सब बेच के मैंने प्रॉफिट कमाया, 70 करोड़ तुमको बांट दिए। जैसे ही ये हुआ, ईडी वाले घर पे आए, ईडी वाले, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एनफोर्समेंट डायरेक्टर मेरे घर पे आया, नारकोटिक्स वाला एनफोर्समेंट डायरेक्टर घर पे आया, उसने घर की बेल बजाई, टिंग टोंग। मैं बोले दरवाजा खोला, नारकोटिक्स वाला बोले अरे सर हेलो। मैंने बोला हेलो। बोले सर इतना डेडिकेटेडली कंपनी कौन चलाता है? मैं बोला मैं चलाता हूं। बोले तुमने ड्रग्स बेचे? मैंने बोला हाँ क्या? तो बोले सर तुमने ड्रग्स बेचे? मतलब हाँ क्या? बोले तुमने सर ड्रग्स बेचे? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले सर पर तुमने बेचा, हमारे पास एविडेंस है। मैं बोला बताओ एविडेंस। उन्होंने दिखाया कि भैया दर्शन इस्पात लिमिटेड के इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ था 1 किलो गांजा बेचा, 1 किलो कोकेन बेचा, 1 किलो अफीम बेचा। ऐसे इनवॉइस मैंने लोगों को दिए थे, विद जीएसटी वाले दिए थे मैंने, कि भैया कोकेन 1 करोड़ का, तो उसके ऊपर जीएसटी 18%। हाँ इनवॉइस, बाकायदा इनवॉइस दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी आईएन नंबर, एड्रेस, कंपनी का फोन नंबर वगैरह, तो पूरा दर्शन इस्पात लिमिटेड के नाम पे मैंने ये बिलिंग करके दिया था। सबको वैलिड बिल दिए थे, ऊपर से वारंटी दिया था भैया 6 महीने का, कि 6 महीने के अंदर अगर तुम ड्रग्स यूज करोगे तो तुमको नशा होना है, मतलब होना है। तुमने नहीं यूज किया तुम्हारी गलती, 6 महीने की मेरी वारंटी है। तो इसलिए मैंने इनवॉइसेस दिए, विथ वारंटी कार्ड दिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, सर्विस देखो तुम, सर्विस कितनी जबरदस्त। तो आया नारकोटिक्स वाला एनफोर्समेंट डायरेक्टर, बोले सर तुमने ड्रग्स बेचे? मैं बोला एक भाई मैंने नहीं बेचे। बोले तुमने बेचे सर? मैंने बोला नहीं बेचे। वो बोले बेचे? बोला नहीं भाई। तो बोले ये देखो हमारे पास इनवॉइस है। उसने मेरे को इनवॉइस दिखाया। मैंने बोला इधर भाई, इधर खड़ा रहे, इधर खड़ा रहे। वो आके खड़ा रह गया। मैं बोला ये इनवॉइस किसके नाम पे है? नारकोटिक्स वाला डायरेक्टर बोलता ये इनवॉइस तो भैया ये दर्शन इस्पात लिमिटेड का नाम पे है। मैं बोला एक मिनट, इनवॉइस दर्शन इस्पात लिमिटेड के नाम पे है, तो इसका ये मतलब कैसे हुआ कि मैंने बेचा? अरे बोले दर्शन इस्पात लिमिटेड के तो तुम ही डायरेक्टर हो ना, तुम ही मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तुम ही ने बेचा होगा। मैं बोला मैं दर्शन इस्पात लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, पर इनवॉइस दर्शन इस्पात लिमिटेड के नाम पे है, तो मैंने कैसे बेचा?
बोले तो फिर कौन बेचा? मैं बोला ये दर्शन इस्पात लिमिटेड ने ही बेचा है, ये कंपनी ने ही बेचा है। नारकोटिक्स वाला डायरेक्टर बोलता है सर तुम पागल हो गए हो, तुम क्या मेरे को पागल समझते हो? मेरे यहां कुछ लिखा है सर, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं बोला भाई सुन, तूने शायद नहीं पढ़ा या पढ़ा मेरे को मालूम नहीं, मेरी ट्यूशन लगाते तो शायद तेरे को पता चलता था, पर कंपनी के कैरेक्टर में लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब मैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एज अ मेंबर मैं अलग, और कंपनी जो है दर्शन इस्पात लिमिटेड अलग। अब इनवॉइस तेरे पास किसके नाम का है? दर्शन इस्पात लिमिटेड नाम का है ना, तो भैया किसने बेचा होगा? दर्शन इस्पात लिमिटेड। तो मैं अलग, कंपनी अलग। ड्रग्स जो बेचे है दर्शन इस्पात लिमिटेड ने बेचे, मैंने कुछ नहीं बेचा। मैं भाई श्रद्धालु आदमी हूं, दिन रात प्रार्थना पूजा करता हूं, आरती करता हूं, तो मैं ये हरकतें नहीं कर सकता। एनफोर्समेंट डायरेक्टर बोले बाप रे बाप, क्या पेल दिया? मैं बोला भाई मैं पेला नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में लिखा है। अच्छा मैंने नहीं बोला, मार्शल बाबा, जेम्स बाबा, लिंडले बाबा ने बोला, हर एक बुक में दिया है। सीए इंटर की बुक जाके खोल के देख लो जिंदगी के अंदर। झूठ बोलूंगा तो भैया नाम बदल देना मेरा। एनफोर्समेंट डायरेक्टर परेशान हो गया, बोले यार बात तो सही कर रहा है भैया, डायरेक्टर अलग, मेंबर अलग, कंपनी अलग, और इनवॉइस तो कंपनी के नाम पे। बोले क्या करे, कैसे अब इस बंदे को पकड़े? क्योंकि कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने ही आपको समझाया कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसके नाम पे मैंने ड्रग्स बेचे, तो मैंने कैसे बेचे? हाँ यही अगर मैं कंपनी के नाम पे मोबाइल बेचता था, यही कंपनी के नाम पे स्टील बेचता था, तो क्या तुम ये बोलते थे कि दर्शन इस्पात दर्शन सर ने बेचा है, तो फिर लाओ स्टील का प्रॉफिट मेरे नाम पे? मैंने तो भैया पॉइंट रख दिया अपना, बोला सेपरेट लीगल एंटिटी अपन ने 2 केस लॉ के साथ पढ़ा है, सेपरेट प्रॉपर्टी अपन ने 2 केस लॉ के साथ पढ़ा है, 9 कैरेक्टर एक्शन के साथ पढ़ा है, मैं नहीं मानूंगा। कंपनी अलग, मैं अलग। कल जाके, चलो ये तो ड्रग्स हुआ, कल जाके मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3, और जिससे सुपारी ली थी, मैं सुपारी मैन था। सुपारी मैन, एक सुपरमैन होता है, मैं सुपारी मैन। तो मैंने सुपारी ली दर्शन इस्पात लिमिटेड के नाम पे, ठीक है, बाकायदा उसको जीएसटी इनवॉइस दिया विथ बाकायदा ए अंडरस्टैंडिंग दैट ₹2 लाख फॉर द मर्डर ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है, या मिस एक्स। एक्स का मर्डर होना ही चाहिए जिंदगी में, एक्स का तो मर्डर ही होना चाहिए, ठीक है। सो मिस्टर एक्स या मिस एक्स के नाम पे मैंने सुपारी ली। इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सुपारी, एक चाकू, एक दांडू का, एक ये बेहोशी की दवाई, और उससे भी काम नहीं बना तो एक गन। बाकायदा उसके ऊपर कैलकुलेट करके जीएसटी, वारंटी गारंटी दे दी, भैया 5 दिन के अंदर काम हो जाएगा, इनवॉइस दिया। तो मैंने सुपारी लिया, मैं सुपारी मैन, तो मैंने सुपारी लिया, आदमी को ठोक दिया, ठीक है, नाम दर्शन इस्पात लिमिटेड का ऊपर लगा दिया, प्रॉफिट चाहिए था। उधर से पुलिस वाले आए, पुलिस वाले बोले सर तुमने मर्डर किया है, मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3। मैं बोला ए भाई सुन, वो इनवॉइस पे नाम किसका है? दर्शन इस्पात। बोला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी का है, सेपरेट लीगल एंटिटी। बोला भाई कंपनी अलग, मैं अलग, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, जो काम किया कंपनी ने किया। तो कंपनी को उठाओ, जेल में डालो, कंपनी से पेनल्टी लो, कंपनी को खत्म करके रखो। तुम कंपनी को उठा के जिंदगी भर जेल में रखो, तुम कंपनी को कह दे बामुशक, तुम कंपनी को फांसी लगा दो ना, मेरे को क्या लेना देना, मैंने कुछ नहीं किया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? और अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं तो इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं। मैं आपको कुछ इंडिया के बड़े बड़े ऐसे ही फ्रॉड दिखाना चाहूंगा आज। मैं इंडिया के कुछ बड़े बड़े ऐसे ही फ्रॉड आज आपको दिखाना चाहूंगा फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भैया क्या मैं कहना चाहता हूं, क्या इस चीज का मकसद है, क्यों ये चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा इसको देखना, आवाज थोड़ा सा पहले ही कम कर लो, आवाज कम कर लो, वीडियो प्ले होने वाला है, मैं तो बाद में चिल्लाओगी तुम कि सर नो 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 नो, ठीक है, शुरू कर रहा हूं मैं। Today is April Fool's Day, and what better day to look at how big businessmen have been fooling investors, lenders, and the Indian public at large. Soon after the launch in 2005, liquor baron Vijay Mallya owned Kingfisher Airlines
got into trouble with funds and had to take loan to sustain the business. Eventually, the airline was grounded in 2012. Debt-ridden carrier Kingfisher Airlines has not returned some rupees 9,100 crore to a consortium of banks led by the State Bank of India. This is one of India's biggest corporate frauds. In 2009, CBI charged B. Ramalinga Raju, founder of Satyam Computers, and 9 other suspects with collaborating to inflate revenue, fabricate invoices, falsify accounts, income tax returns, and forging fixed deposit receipts to paint a rosy picture of the company's financials to deceive the public. CBI investigations accounted the fraud to the tune of rupees 14,000 crore. The Securities and Exchange Boards of India, SEBI, has been locked in a legal tussle with Subrata Roy-owned conglomerate Sahara Group over repayment of investor money. SEBI is seeking payment of rupees 47,000 crore. Through what they call chit fund, Sharda Group collected around rupees 200 to 300 million from investors with promise of high returns for their investments. The company collapsed in April 2013 and the amount investors lost is estimated to be between rupees 2,060 to 2,400 crores. The original scamster Harshad Mehta exploited many loopholes in the financial system. ये ना होगा, रुको रुको रुको, हर्षद मेहता जी आए, अरे ऐसे थोड़ी ना दिखाएंगे अपन हर्षद मेहता जी को, ये सब गए तेल लेने, अपन हर्षद मेहता जी बोर्ड पे आए, अपन हर्षद में रिस्पेक्ट होना चाहिए। हर्षद मेहता मतलब भाई क्या बोलूं मैं तुमको, वापस एक बार Today is April Fool, exploited many loopholes in the financial system. लॉज बोलो, आदरणीय परम पूज्यनीय स्वर्गवासी घोटाला केसरी श्री 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 1008 हर्षद मेहता जी, सब जन बोलेंगे प्रणाम करो इनको, ये इंडियन फ्रॉड के जनक है। हालांकि इन्होंने फ्रॉड भी किया क्या ये प्रूव नहीं हुआ, मतलब लीगल सिस्टम, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती बोलता ना, तो लीगल सिस्टम ने ताली मारी, हर्षद मेहता ने ताली मारी और यह आदमी ने फ्रॉड कर दिया। 1992 में 4,500 करोड़ का फ्रॉड किया था, 1992 में 4,500 करोड़, जो आज के डेट में नियरली 25 साल 30 साल के आसपास के बाद इस फ्रॉड का नियरली आज के डेट में अगर अमाउंट गिना जाए ना, इन्फ्लेशन वगैरह सब मिला के, तो कम से कम 40,000 करोड़ के आसपास का फ्रॉड है। इतनी हिम्मत किसी की नहीं थी जो हर्षद मेहता ने किया। हालांकि फ्रॉड भी नहीं था, तुमने वो स्कैम 1992 सीरीज देखना चाहिए, सोनी पिक्स के ऊपर जो आता है, मैंने देखा। और मैंने क्या देखा, और तुम अगर वो सीरीज देखोगे ना, मेरे से ये याद करके जाना, तुम अगर वो सीरीज देखोगे ना, ये सीरीज को तुम घर वालों को लेके बैठना। मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई उस दिन, दोपहर को कुछ तो भी 2 बजे मैंने 1992 स्कैम सोनी पिक्स के ऊपर लगाया, ठीक है, और मेरे मॉम डैड मेरे साथ में आके बैठे। तुमको यकीन नहीं होगा, मेरे मॉम डैड कभी नहीं जागते। उस दिन पूरे एपिसोड 10 एपिसोड से आएगा, पूरे 10 एपिसोड खत्म करने तक के मॉम डैड जाके रात को 2:30 बजे तक के मॉम डैड भी बैठ के सीरीज देख रहे थे। तुम्हारे मॉम डैड को भी सीरीज देखने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड उस वक्त थे 1992 में, और हर्षद मेहता तब अखबारों की सुर्खियां था, फ्रंट पेज के हेडिंग था हर्षद मेहता। तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ बैठ के देखेंगे, इंटरेस्टिंगली देखेंगे, सिर्फ उनको बिठा देना, वो नहीं बोलेंगे, पहला एपिसोड में सिर्फ उनको बिठा देना, पहले और दूसरे एपिसोड में, और बोलना हर्षद मेहता का स्टोरी 1992 स्कैम का। नहीं, उन्होंने पूरे 10 एपिसोड देखे, देखना, मतलब 11-12 बजे तो मेरे को ऐसा लगा था, मॉम डैड को बोला चलो बंद करते, कल देखेंगे। मॉम डैड मेरे पेरेंट्स बोले नहीं 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 चलने दे, देखना है करके। 2:30 बजे तक के बैठ के भैया सबने सीरीज देखी है, ये जरूर करना, और तुमको भी ज्ञान आएगा हर्षद मेहता ने क्या किया था। मतलब पूरी गलती हर्षद मेहता की ये भी नहीं बोल सकते, इंडिया में उस वक्त उतने टफ लॉज भी नहीं है। हाँ, हर्षद मेहता की गलती नहीं है ये भी नहीं बोल सकते, इट डिपेंड्स, मतलब काफी सब्जेक्टिव हुआ थे। पर ये भैया आदरणीय परम पूजनीय घोटाला केसरी स्वर्गवासी श्री 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 1008 हर्षद मेहता, ये है, ये इंडियन फ्रॉडस्टर के जनक है। जिन भी लोगों को इंडिया में आजकल फ्रॉड करना होता है ना, वो मंदिर जो होता है ना, घर पे छोटा सा मंदिर, उसके अंदर भगवान नहीं रखते, हर्षद मेहता की फोटो रखते, बोलते जय हर्षद मेहता, स्वामी जय हर्षद मेहता, श्रद्धा तुम बरसाओ, पैसा तुम बरसाओ, चरणों में लीन होता, जय हर्षद मेहता। समझ में आ रहा है सबको? ऐसी आरतियां चलती है भैया हर्षद मेहता के नाम पे, ये तुमने जरूर याद रखना। तो हर्षद मेहता का स्कैम Mehta, an Indian stockbroker, engineered the rise in the BSE stock exchange in 1992.
funds to the tune of over rupees 3,500 crores were diverted from the banking system to various stockbrokers in a series of transactions. The consequences were so serious that BSE remained closed for a month. कैसा लगा वीडियो मेरे को जरूर बताना। क्रेडिट जिनका वीडियो उनको क्रेडिट देना जरूरी है, तो अपन क्रेडिट नहीं मिटा सकते भैया, जिसने मेहनत की उसको मिलना चाहिए। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, पूरा वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया, ठीक है, क्यों दिखाया मैंने, ये सब लोगों ने फ्रॉड किया और कल जाके जब पुलिस इनको पकड़ने आई और उन्होंने बोला हमने कहा, समझो विजय माल्या ने बोला मैंने कहा फ्रॉड किया, किंगफिशर ने किया, मेरे को छोड़ दो, तो क्या छोड़ेंगे? नहीं। सुब्रत राय सहारा वाला बोलेगा मैंने कहा फ्रॉड किया, सहारा ने किया, मेरे को छोड़ दो, तो क्या छोड़ेंगे? नहीं। शारदा चिटफंड वाले ने बोला मैंने कहा फ्रॉड किया, कंपनी को पकड़ो, तो क्या छोड़ेंगे? नहीं। तो कहना क्या चाहते हो सर? कहना यह चाहता हूं कि जब तक कंपनी में लीगल चीजें चल रही है, जब तक कंपनी में लीगल चीजें चल रही है, तब तक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। जब तक कंपनी में लीगल चीजें चल रही है तब तक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। जब कंपनी में कोई इलीगल चीज हो जाएगी या ऐसी कोई चीज हो जाएगी विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कैरेक्टर खत्म हो जाएगा और ऐसे केस में हम पर्दा उठाएंगे कंपनी का और देखेंगे कि कंपनी इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी और देखेंगे कि कंपनी ने फ्रॉड किसने किया है, ऐसा कौन है कंपनी के अंदर जिसने फ्रॉड किया है, और उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल रखेंगे। क्योंकि ये गवर्नमेंट बोलता है कि ऐसा अगर हमने अलाउ किया तो हर बंदा फ्रॉड करके कंपनी के नाम पे निकल जाएगा, जो सही नहीं है। तो पर्दा उठाओ और देखो, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे देखो कि भैया कौन सा बंदा इन्वॉल्व है इस फ्रॉड के अंदर। सो अगर कंपनी के नाम पे कोई भी बंदा कल लूटमारी करता है, चोरी डकैती करता है, कुछ भी करता है, चोरी डकैती करेगा, लूटमारी करेगा, तो हम कंपनी को ब्लेम नहीं करेंगे, हम बंदे को ब्लेम करेंगे। पर बंदा कब दिखेगा? जब कंपनी नाम का आर्टिफिशियल पर्दा आप उठा के देखोगे। तो कहना क्या चाहते हो सर? कहना मैं कुछ 5 पॉइंट चाहता हूं बच्चों, कहना मैं आपको 5 पॉइंट चाहता हूं, बड़े अच्छे से ध्यान देना, कमेंट रोक के रखना, बड़े अच्छे से ध्यान देना। मैं आपको कुछ 5 पॉइंट बोलना चाहता हूं, यही पॉइंट तुमको एग्जाम में भी लिखने हैं। सेम तुमको अगर किसी ने पूछा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ क्या है, यही 5 पॉइंट उठा के एग्जाम में लिखने हैं। कौन से 5 पॉइंट? कंपनी इज अ वेल, इट इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पहला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट बिहाइंड द कंपनी, कंपनी इज अ वेल, वेल मतलब पर्दा है, कंपनी सिर्फ आर्टिफिशियल पर्दा है। इस वेल वर्ड के और भी नाम होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन कंपनी इज अ वेल, इट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट बिहाइंड द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के पीछे काम करते हैं। तीसरा, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूट्स फ्रॉड बिहाइंड द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर कंपनी के पीछे फ्रॉड कर दिया, then the question is who is responsible? क्या कंपनी रिस्पॉन्सिबल है? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है? यह सवाल पूछा जाएगा। इन सच अ केस वेल ऑफ द कंपनी शॉल बी लिफ्टेड टू फाइंड द कल्प्रिट, कंपनी का पर्दा उठा के देखो कि कौन कल्प्रिट है और उसको मारो पीटो। और इसी कंसेप्ट को कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के ऊपर सवाल पूछा, ये 5 पॉइंट आनी चाहिए। कंपनी पर्दा है, कंपनी के पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कभी कोई कांड पेल दिया तो भैया पर्दा उठाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पीनलाइज करो। बस इसी कंसेप्ट को कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। 5 पॉइंट याद करने हैं। पर 5 पॉइंट याद कैसे होंगे? नदी का बहाव बहुत लंबा है, बोट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर नदी से गुजरना है तो तैर के तो गुजर नहीं सकते, तो नदी का बहाव चल रहा है, लंबा है। 5 पॉइंट याद करने कैसे? तो भैया हम आते हैं इसके मेन कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तुमको एक जबरदस्त चीज, वो गाना सुना है तुमने कभी? पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, उस गाने के ऊपर अपने 5 पॉइंट याद कर लेंगे अच्छे से। सिर्फ तुमने ध्यान देना जिंदगी के अंदर। तुमको पहले गाना दिखा दो, जिनको गाना नहीं पता, क्योंकि गाने के ऊपर पॉइंट डिपेंड है, तो पहले तुमको गाना दिखाना पड़ेगा। तो भैया ऋषि कपूर को अपन लेके आए हैं अमर अकबर एंथनी मूवी से। इसका एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो देख लो, मतलब एक म्यूजिक समझ में आ जाएगा। म्यूजिक समझ में आए, ये 5 पॉइंट में आपको याद करवा दूंगा। क्लियर? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो अच्छे तरीके से, कुछ कमेंट नहीं करना, सब याद करने के बाद करना है, ठीक है। एक ही लाइन बोली, शबाब पे मेरे आंसू, हीरोइन लगे हाँ 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 वाह क्या बोल रहा है, ठीक है। आगे
होल्ड होल्ड, ओवर एक्टिंग देख रहे हो जिंदगी के अंदर? ये देखो ये देखो, हाँ ये देखो ओवर एक्टिंग, हाँ गुलाब फेंक के मार रहा हो, कितना ओवर एक्टिंग है जिंदगी में, याद रखना है इसको। लेट मी इंट्रोड्यूस टू द वन वुमन। मैं आपको बोलता हूं, इसका कैरेक्टर ना, मतलब ये वुमन ऐसी नहीं होगी, पर इसका कैरेक्टर दुनिया के सबसे केयरलेस माँ का कैरेक्टर है। आप किसी भी मूवी में देखना, इसी औरत के, पुरानी कोई भी मूवी उठा के देखना, ये अगर माँ है तो इसके बच्चों के साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता है, हमेशा कंफर्म बुरा होता है। मैं जिस भी मूवी में इसको देख लिया, मूवी के स्टार्टिंग में दिख गई, मेरे को पक्का पता चल जाता है कि इसके बच्चे के साथ कुछ होने वाला है। इसके बच्चे गुम जाते हैं, निपट जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं, सबसे केयरलेस दुनिया की है, ऐसा वाला सिचुएशन है इसका। और वो उसमें, इसमें तो उनका कैरेक्टर अंधा दिखा है, एज अ औरत कमेंट नहीं कर रहा, पर कैरेक्टर बिल्टअप, ये एज अ कैरेक्टर बिल्टअप में कुछ तो भी हो ही जाता, कुछ तो भी बुरा ही हो जाता है इनके साथ में। कभी भी देखना मूव पूरा, समझ में आया? सो गाने के बोल क्या है? गाने के बोल भैया, कवि कुछ इस तरीके से कहता है, कवि कुछ इस तरीके से कहता है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। ये गाना है। अब देखो हम इसके कैसे कैरेक्टर याद करेंगे अच्छे तरीके से। जो 5 पॉइंट है ना, ताकत से याद होने चाहिए, ताकत से याद होने चाहिए। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के, अरे छोड़ो, हाँ ये 5 कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर क्या है? कंपनी इज अ वेल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बाय ह्यूमन। तो इससे सिमिलर कैरेक्टर पहला लाइन गाने का, कंपनी है पर्दा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट बिहाइंड द कंपनी, पॉइंट नंबर 2, कंपनी के पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूट्स अ फ्रॉड, फ्रॉड किया है, लोचा किया है, लोचा किया है। इन सच अ केस लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, कंपनी को फिर बेपर्दा है करना तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ही सही है। गाओ मेरे साथ, कंपनी है पर्दा, कंपनी के पीछे लोचा किया है, कंपनी को फिर बेपर्दा है करना तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ही सही है। कंपनी है पर्दा, कंपनी के पीछे लोचा किया है, कंपनी को फिर बेपर्दा है करना तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। 5 पॉइंट, कंपनी है पर्दा, कंपनी इज अ वेल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बाय ह्यूमन, कंपनी के पीछे बिहाइंड द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट, लोचा किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूट फ्रॉड, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन सच अ केस लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल ऑफ कंपनी, कंपनी को बेपर्दा करना है, एंड आइडेंटिफाई द कल्प्रिट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। 5 सेंटेंस, गाने के 5 बोल, 5 पॉइंट याद कर लेना। बोट है, पर ये बोट है, हाँ ये याद रखना। चलो एक साथ मेरे साथ में गाना गाएंगे सब जन, रेडी? 1 2 3।
और गाने के साथ पॉइंट भी बोलो। कंपनी है पर्दा, कंपनी इज अ वेल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बाय ह्यूमन। कंपनी के पीछे, कंपनी के पीछे, बिहाइंड द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट्स फॉर द कंपनी। लोचा किया है, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटेड अ फ्रॉड, लोचा किया है, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटेड अ फ्रॉड, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी को फिर बेपर्दा है करना तो in such a situation, corporate wealth shall be lifted and identified who is the culprit. Lifting of corporate wealth ही सही है. This concept is called as lifting of corporate wealth. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? कमेंट में बताना मुझे कैसा लगा, और सभी 5 पॉइंट याद हुए क्या? गाना याद नहीं हुआ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 पॉइंट याद हुए क्या ये आपने बताना है। गाना बोट है, अभी याद करने के लिए यूज करना है, बाद में उठा के रख देना है नदी पार होने के बाद में। तो बताना कैसा हुआ, और ये 5 पॉइंट तुम लिख के रखो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के। पसंद आए तो लाइक ठोकिए, लोगों से शेयर कीजिए, वीडियो निकालिए, इंस्टाग्राम पे डाल, कुछ भी कीजिए, मेरे को क्या टेंशन है, पर इसको याद होना जरूरी है। गो फॉर इट फास्ट। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, जबरदस्त। ये 5 पॉइंट लिख लेने हैं आपने, फटाफट लिख लेने हैं। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। नालायक, पीबीबीटी, पीबी बिट्स, कोई जिंदगी पे छापा मत मारो। लिख लिया सबने? कल्प्रिट मींस जिस लोग आदमी की गलती है, जिसने फ्रॉड किया है, उसे हम कल्प्रिट कहते हैं। कल्प्रिट माइंड, जिसने गलती की है वो। चलो, लिख लिया सबने? डन एवरीबॉडी? थैंक यू सो मच। हो गया? नहीं लिखना हो गया तो प्लीज बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। या स्क्रीनशॉट लेके रखिए, या स्क्रीनशॉट लेके रखिए फटाफट फटाफट। हो गया कोई? हाँ, आराम से लिखिए।
डन है एवरीबॉडी? हो गया? ओके, चलो बहुत बढ़िया। सो यहां पे 5 पॉइंट्स हमारे पर्दा है पर्दा याद हो चुके हैं। मुझे एक बार फटाफट फटाफट आंसर देना, ठीक है? पांचों पॉइंट क्या है? तो सबसे पहला, कंपनी है पर्दा। कंपनी इज अ वेल आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। कंपनी के पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एक्टिंग बिहाइंड द कंपनी, वर्किंग बिहाइंड द कंपनी। लोचा किया है, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटेड एनी फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटी। कंपनी को बेपर्दा करना है तो देन आइडेंटिफाई सच अ कल्प्रिट एंड पेनलाइज हिम, नॉट अ कंपनी। क्लियर है? द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। सही है, ठीक है? पसंद आया तो सबसे शेयर करना, सबको बताना भी कि इस तरीके से भी ये याद किया जा सकता है। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के अंदर मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ क्या है। सो अगर कंपनी कोई पर्दा है तो ऐसे सिचुएशन में हमने पर्दा उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि कल्प्रिट कौन है। अंदर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई शेयर होल्डर कल्प्रिट है, कोई चोर डाकू है। अगर कंपनी पर्दा है सत्यम का तो तुमको ये पर्दा हटा के देखना होगा, क्योंकि अगर ये पर्दा नहीं हटाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि रामालिंगा जो राजू कल्प्रिट है या नहीं है। सो पर्दा उठा के देखना पड़ेगा कि देयर इज अ रामालिंगा राजू हु इज अ कल्प्रिट। अगर पर्दा है भैया सहारा का तो आपको देखना पड़ेगा पर्दा हटा के कि भैया इसके पीछे आपका सुब्रतो रॉय सहारा कल्प्रिट है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? अगर आपको पर्दा है किंगफिशर का तो पर्दा हटा के देखना पड़ेगा कि इसके पीछे विजय माल्या ये कल्प्रिट है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए सीरीज से ऑफ केस लॉज, जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के केस लॉज। ठीक है? तो एक 2 मिनट का मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक देता हूं। अभी तक जो हमने पढ़ा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का या उसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और केस लॉज का, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज अभी 7-8 केस लॉज दन 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 करके आने वाले, 6-7 केस लॉज एक साथ आने वाले। तो अभी तक के हमने जो पढ़ा उसको एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। और अब मैं सबसे पहली केस लॉ तुम्हारे सामने पुट करने जा रहा हूं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का। मतलब ये सब वो केसेस है जिसके अंदर कंपनी का पर्दा हटा के देखना जरूरी होता है और कंपनी का पर्दा हटा के देखा जाता है। केस का नाम है दिनशॉ मानिकजी पेटीट। सर तुमने तो बोला था कि हर केस लॉ में पिटिशनर वर्सेस डिफेंडेंट रहता है, एक्स वर्सेस यू, और तुमने तो केस लॉ रीड करना सिखाया। यहां तो सिर्फ एक ही नाम है। बेटा नॉर्मली अगर सिंगल नाम वाले केस लॉ आते हैं, सिंगल नाम वाले केस लॉ आते हैं, तो हमेशा याद रखना ये केस लॉ गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट के खिलाफ है। ठीक है? अब हर बार ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे कि भैया दिनशॉ मानिकजी पेटीट वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दिनशॉ मानिकजी पेटीट वर्सेस जुग्गीलाल वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दर्शन खरे वर्सेस मिनिस्ट्री। कितने बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखेंगे, कितने बार डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट लिखेंगे? तो अगर कभी सिंगल नाम वाला केस लॉ आता है तो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। पर हाँ, कई सारे केसेस में ऐसा भी लिखा जाता है कि भैया बंदे का नाम वर्सेस जो डिपार्टमेंट है उसका भी नाम लिखा जाता है। तो कभी अगर ऐसा देखो तो उसको एकदम क्लेम मत कर लेना कि अरे तुमने डिपार्टमेंट का नाम कैसे लिखता, डिपार्टमेंट का नाम तो नहीं लिखते हैं। नॉर्मली डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखते, पर कभी अगर आप देखो तो उससे कुछ ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि कई बार लिखते हैं। ठीक है? अब दिनशॉ मानिकजी पेटीट का केस क्या था इसको मैं समझाता हूं। दिनशॉ मानिकजी पेटीट, ये उनका ओरिजिनल फोटो है दिनशॉ मानिकजी पेटीट का। इस आदमी ने इंडिया की पहली टेक्सटाइल मिल खड़ी की थी। इंडिया की नंबर 1 टेक्सटाइल मिल इस आदमी ने, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इसने खड़ी की थी। और इस आदमी को इस टेक्सटाइल मिल से बड़े पैमाने पे पैसा आता था, बड़े पैमाने पे रेवेन्यू आता था, तगड़ा रेवेन्यू आता था, डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम के नाम पे।
तब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था कि अगर आप डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम नए कंपनी या नए इंडस्ट्री बनाने में इन्वेस्ट करोगे, डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम नए कंपनी नए इंडस्ट्री बनाने में इन्वेस्ट करोगे, तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा। डिविडेंड और इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट इसमें से कुछ आपसे नहीं लेगी, ये पूरा इनकम आपका, अगर आप ये नई कंपनी या इंडस्ट्री बनाने में इन्वेस्ट करते हो तो दिनशा मानिक जी पेटिट ने ये इन्वेस्ट किया 4 नई प्राइवेट कंपनीज में, 4 डिफरेंट न्यू प्राइवेट कंपनीज के अंदर इसको इन्वेस्ट किया, डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम को इन्वेस्ट किया, जिस वजह से ये डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री हो गया। क्या हो गया? टैक्स फ्री हो गया। दिनशा मानिक जी पेटिट को इसके ऊपर एक पैसा पे नहीं करना पड़ा। जब ये डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री हो गया, दिनशा मानिक जी पेटिट ने इन चारों कंपनी से जितना पैसा इन्वेस्टेड था वो लोन के तौर पे वापस ले लिया। मतलब लोन दिखा के वापस ले लिया, इन्वेस्ट तो किया था पर लोन के तौर पे वापस ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सच में ये पैसा कोई बिजनेस चलाने के लिए इन्वेस्ट किया है? क्या सच में ये पैसा कोई नई कंपनी बनाने के लिए इन्वेस्ट किया है? या ये पैसा अगर लोन लेके दिनशा मानिक जी पेटिट इसको वापस ले रहे हैं तो क्या ये पैसा बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया है या सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट किया है, टैक्स अवॉइड करने के लिए इन्वेस्ट किया है? मुझे आंसर में बताइए फटाफट, क्या ये टैक्स अवॉइड करने के लिए इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया है, बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया है? फटाफट बताइए सब जन, मुझे फटाफट फटाफट बताइए किस बात के लिए इन्वेस्ट किया है? ये टैक्स अवॉइड करने के लिए इन्वेस्ट किया है, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर ये सिर्फ 4 कंपनी नाम के लिए बनी है, सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस के लिए, तो ये 4 कंपनी तो पर्दा है, ये तो सिर्फ पर्दा बनाया गया है टैक्स अवॉइड करने के लिए। तो आपको ये चारों कंपनीज का पर्दा उठा के देखना पड़ेगा और पीछे देखना पड़ेगा दिनशा मानिक जी पेटिट ने फ्रॉड किया है, टैक्स अवॉइड किया है, तो ये पर्दा उठाओ, दिनशा मानिक जी पेटिट कल्प्रिट दिखेंगे, उनको जेल में डालो। कंपनी है पर्दा, कंपनी के पीछे लोचा किया है, कंपनी को फिर बेपर्दा है करना। क्यों करना है? क्योंकि दिनशा मानिक जी पेटिट पकड़े जाए, तो इसको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ कहते हैं। यह है दिनशा मानिक जी पेटिट केस। सेम ऐसा एक और केस लॉ था, जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी। अब यहां देखो डिपार्टमेंट का नाम लिखा गया है, तो मैं यहां एक और केस का नाम लिख के रखू, जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी। मुझे एक इसका जवाब देना कि आपको यह समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सिर्फ मैं खुद से बातें करते जा रहा हूं। ठीक है, ये भी केस लिख के रखना, 2 केस का नाम लिखना और नीचे डायग्राम ड्रॉ करके रखो। जुग्गीलाल सीआईटी सिमिलर केस था, सब किसी दूसरे बिजनेस से इनकम था, तो ये ड्रॉ करके रखो फटाफट। और समझ में आ रहा है क्या? प्लीज बताना मुझे, गो फॉर इट फास्ट। इंटरेस्ट भी पे कर देते तो भी टैक्स तो लगता ही था ना बेटा। चलो बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है तो। जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी भी लिख के रखना। करंट इनकम लोन के तौर पे वापस ली है, इनकम लोन के तौर पे वापस ली है। डन एवरीबॉडी? हो गया हो तो बताना मुझे। केस लॉ में दोनों नाम लिखना है बेटा। शरडन, तो यहां एक केस हो गया अपना दिनशा मानिक जी पेटिट, साथ में एक सिमिलर केस है जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी। आप केस लॉ के टेबल में जाके इनको कोट कर सकते हो। ठीक है, डिसीजन में आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डिसीजन में बताऊंगा। ठीक है, तो केस लॉ के टेबल में जाइए और इसको लिख लीजिए नाम,
ठीक है, दोनों केसेस के नाम लिखना हमारे केस लॉ के टेबल में, जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी एंड डेंशो मानिक जे पेटिट, और ये वाला जो डिसीजन है लिखना, ये वाला डिसीजन कोट करना है आपको। और कंसेप्ट के अंदर आप नाम लिख सकते हो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कंसेप्ट का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। फुल स्टॉप। चलो हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पे एक सवाल आता है, सर एक चंपत नाम का लड़का है अपने बैच में, हमेशा रहता है, हर बैच में रहता है, चंपत नाम का लड़का, वो मेरे को हमेशा आके सवाल पूछता है, सर ओ सर बहुत जोर से सवाल आया है सर। मैं बोला चंपत जाके आओ। अरे सर बोले जोर से आया नहीं है, जोर से सवाल आया है। मैं बोला ओके चंपत बताओ क्या प्रॉब्लम है चंपत। तो चंपत बोलता है सर ये यहां तुमने सर रेवेन्यू वर्ड क्यों यूज किया सर। मैंने रेवेन्यू वर्ड यूज नहीं किया है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आईसीएआई का डिसीजन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का डिसीजन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में यही कोट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू वर्ड मेरा नहीं है, ये है आईसीएआई का। रेवेन्यू मतलब यहां रेवेन्यू का मीनिंग लेना है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है? टैक्सेस। गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है? टैक्सेस। गवर्नमेंट इसको रेवेन्यू के तौर पे ट्रीट करती है। तुम्हारा रेवेन्यू क्या होगा? अगर तुम कुछ कमाओगे तो वो होगा, गवर्नमेंट कहां से कमाएगी? टैक्सेस से कमाएगी, तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो चंपत को समझ में आया? तो मतलब यस सर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखा है। यार रेवेन्यू का मतलब टैक्स, और रेवेन्यू वर्ड को सर्कल करना, इट इज अ की वर्ड। अगर आपको दिनशा मानिक जी पेटिट पूछा तो आपने रेवेन्यू वर्ड यूज करना चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, तो उनको समझ में आएगा कि तुमने मॉड्यूल से जरा अच्छे से ठीक से पढ़ा हुआ है। जाता हूं दूसरे केस के ऊपर। सेकंड केस है डाइमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। आपको कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी तो पता ही होगा, वो घोड़े के साइन वाला येलो कलर का ऐसा स्क्वायर होता है, उसके अंदर घोड़ा ऐसा उड़ता हुआ, घोड़े का साइन उड़ता हुआ, मतलब ऐसे ऐसे, वो नहीं क्या घोड़े दो पैर ऊपर करते हैं सामने वाले, क्लियर है? तो वो वाला साइन होता है। क्लियर है कंसेप्ट? तो कॉन्टिनेंटल टायर, आपने वो साइन देखा भी होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब ये केस क्या हुआ था, आई विल जस्ट टेल यू। जर्मनी और ब्रिटिश, जर्मनी एंड ब्रिटिश, इनमें क्या खास बात है बता सकते हो कोई? जर्मनी और ब्रिटिश में क्या खास बात है? एनीवन नोस? मुझे कमेंट करके बताइए जरा, फटाफट बताइए कमेंट करके, जर्मनी और ब्रिटिश में क्या खास बात है? एनीवन कैन टेल मी? एलियन एनिमी, अ लायन एनिमी? ओके, जर्मनी एंड ब्रिटिश ये वर्ल्ड वॉर 1-2 के टाइम पे अपोजिट पार्टी थे। हिटलर जर्मनी का था और ब्रिटिशर्स की तरफ से यूएस, ऑस्ट्रिया वगैरह ये सब देश थे, यूरोपियन कंट्रीज। कुछ याद आया? तो अलायन, ये एनिमी कंट्रीज थे। अब वो एलियन एनिमी मत लाना, एलियन एनिमी बोले, एलियन एनिमी नहीं रहता कोई। आपने तो कॉन्ट्रैक्ट में वही पढ़ा होगा ना, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी नाम की चीज नहीं रहती। एलियन एनिमी का मंगल ग्रह से बुलाया कोई एलियन एनिमी बनाने के लिए? अलायन एनिमी टर्म होता है। कौन सा एनिमी? अलायन एनिमी। अलायंस, अलायन एनिमी, टोटल एनिमी, ये 3 स्टांस होते हैं। अलायंस मतलब हम इस देश से कोई वॉर नहीं करेंगे। अलायन एनिमी का मतलब होता है हम इस देश से वॉर करेंगे पर हमारे सोल्जर इनके सोल्जर से लड़ेंगे, ना हमारे सोल्जर इनके सिविलियंस। जैसे इंडिया पाकिस्तान के इसमें वॉर हो गया और हम अगर हम अलाइज है तो हम पहले तो वॉर करेंगे ही नहीं, लेकिन हम अलायन एनिमी है तो हमारे सोल्जर और उनके सोल्जर के बीच में वॉर होगा। हमारे सोल्जर उनके सिविलियंस को नहीं मारेंगे और उनके सोल्जर हमारे सिविलियंस को नहीं मारेंगे। ये होता है अलायन एनिमी। सिविलियन को कोई हाथ नहीं लगाएगा, सोल्जर एक दूसरे से वॉर करेंगे। क्लियर है कंसेप्ट?
और तीसरा होता है टोटल एनिमी। टोटल एनिमीज हमारे सोल्जर आप में के आपके कंट्री के किसी को भी मार सकते हैं, सिविलियन हो या सोल्जर हो। आपके सोल्जर हमारे कंट्री किसी को भी मार सकते हो, सिविलियन हो या सोल्जर हो। वर्ल्ड वॉर टू जो था ये टोटल एनिमी के टर्म्स पे हुआ था, टोटल एनिमी। इसलिए जर्मनी इसलिए जब वॉर खत्म हुआ तो भैया यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर एटम बम डाल दिया था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हिरोशिमा नागासाकी, वहां सिविलियंस भी मारे गए थे। तो ये टोटल एनिमी वॉर था। कंसेप्ट ये सिविलियंस को ही मारते थे और कितने सारे लोगों को तो हिटलर ने गैस चेंबर में जला जला के मार दिया था। गैस चेंबर वो जो सच थ्रेटनिंग स्टेट कि कोई जलाने की जरूरत नहीं, कोई इसकी दफनाने की जरूरत नहीं, 100-200 लोगों को उसके अंदर भर देता था हिटलर एंड सब गायब। गायब मतलब टोटल गायब, उसको एक एटम भी किसी का बचेगा नहीं, किसी का कोई बॉडी पार्ट भी नहीं दिखेगा, ऐसा सिस्टम उसने निकाला था। दनादन लोग भर के कंसंट्रेशन कैंप में उसको खत्म कर रहा। तो उस वक्त जर्मनी में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जर्मनी में कंपनी था डैमलर कंपनी, और इधर कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी था। ये देखो ये घोड़ा, ठीक है, जो दो पैर ऊपर करके, कॉन्टिनेंटल टायर आपने कई बार लोगों भी देखा होगा। ये ब्रिटिश में था, पर डैमलर कंपनी कॉन्टिनेंटल टायर का होल्डिंग कंपनी था और वॉर हो गया। अब कॉन्टिनेंटल टायर को खुद का प्रॉफिट जो है वो डैमलर कंपनी को देना था, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है। अब प्रॉफिट किसको देते हो? शेयर होल्डर को। तो होल्डिंग कंपनी को प्रॉफिट देना था। जब ये प्रॉफिट देने निकले, ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। क्यों? ब्रिटिशर्स बोले कि हम जब आपका पर्दा उठा के देखे तो हमको अलाइन एनिमी दिखता है। तो यहां कॉन्टिनेंटल टायर का पर्दा उठा के देखा गया तो अलाइन एनिमी देखा गया, और अलाइन एनिमी को वॉर के ड्यूरेशन में, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है आपने, अलाइन एनिमी को वॉर के ड्यूरेशन में हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो प्रॉफिट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर है कंसेप्ट? तो हम अलाइन एनिमी आइडिया, अगर पीछे वाला बंदा अलाइन एनिमी है तो हम पर्दा उठा के देखेंगे कि अलाइन एनिमी है या नहीं है। कल ऐसा हो सकता है पाकिस्तान का कोई पर्सन, पाकिस्तान के सभी ऐसे होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, पर पाकिस्तान के ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो इंडिया में कंपनी खोले और उसके थ्रू कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दे। क्लियर है? ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस में हमको उस कंपनी का पर्दा उठा के देखना पड़ेगा कि वो ओन पाकिस्तान के पर्सन ने किया है। ये हमारे साथ भी हो सकता है नेक्स्ट केस हमारा ही आ जाए, इंडिया और पाकिस्तान के किसी बंदे का। इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो इससे भी हम अलाइन एनिमी ढूंढते हैं। द जर्मन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड a company London selling for its tires. The German company held entire share capital of London company. During the World War, German company commenced an action of recovery of trade. Recovery of trade मतलब प्रॉफिट लेने का एक्शन किया गया। यहाँ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ करना पड़ेगा और आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? तो मैं चाहूंगा केस का नाम लिख रखो, साथ में डिसीजन भी लिख के रखो। गो फॉर इट फास्ट। केस का नाम लिख लिया सबने? केस का नाम लिख लिया? ये सुनो, डिसीजन भी लिख के रखो। डिसीजन हो गया सबका लिखना?
मैं अगले 1-2 दिन में लाइव स्ट्रीमिंग का टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग का समय वगैरह सब डिक्लेयर करूंगा। एक लेक्चर इसके लिए सेपरेटली आएगा कि किस तरीके से हमको करना है। चलो डन। चलो हो गया सबका। कुलदीप इसके ऊपर एक लेक्चर आएगा कि आपको क्या क्या करना है कल या परसों में। चलो हो गया, डिसीजन लिख लिया। अब इसको जाके केस लॉ के टेबल में कॉपी कर लो सब चीजों को। केस लॉ वाला हमारा जो टेबल है वहां कॉपी कर लो और कंसेप्ट में लिखना लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ अलाइन एनिमी। पहला था प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, पहले इसमें कंसेप्ट में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ अलाइन एनिमी। कंसेप्ट में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ अलाइन एनिमी। हाँ कर सकते हैं बेटा कनिका, मैं इसके ऊपर लेक्चर में अंदर सब डिटेल्स दूंगा, सिर्फ 1-2 दिन वेट कर लीजिए। चलो डन। लाइव स्ट्रीम जो करेगा उसको 100% बैकअप मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। हाँ नियरली मैक्सिमम कितना बैकअप मिलेगा उसका परसेंटेज भी मैं लेक्चर में डिक्लेयर करूंगा। तो आपको डबल लेक्चर्स पूरे मिलेंगे जरूरी नहीं है ना, अदरवाइज आप लाइव स्ट्रीम को सीरियसली लोगे नहीं। तो लाइव स्ट्रीम को आपने सीरियसली लेना चाहिए, इसलिए हम कुछ लेक्चर्स जो रहेंगे 20-25%, 50% एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं पता, वो डिक्लेयर किया जाएगा, वो उसका बैकअप आपको जरूर मिलेगा। कि कभी लाइन चली जाती है, नेटवर्क नहीं कर रहा है या कोई इमरजेंसी है, तबीयत खराब है, उसके लिए आपको सिर्फ बैकअप मिलेगा। चलो लिख लिया सबने, बोले सर ना, हाँ या ना। ओके सो यहाँ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के 2 केसेस हमने देख लिए। पहला था प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू दिनशो मानिक जपटीत, और दूसरा केस लॉ था दैट इज रिगार्डिंग कौन सा, इट्स रिगार्डिंग हमारा डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ग्रेट ब्रिटेन लिमिटेड। और भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के केसेस बाकी है, उसको हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुदा हाफिज, अलविदा। सबको त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर आंसर आ जाएगा। गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर।